हेलो स्टूडेंट। आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का स्टडी पिलर के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो हम कर रहे थे जनरल साइंस के एमसीक्यू की सीरीज। ठीक है, उसी एमसीक्यू की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज एक और क्लास करेंगे जो होगी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे। हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की थ्योरी पढ़ी है, उसकी उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, तो धातु और अधातु, धातु और अधातु के बारे में एमसीक्यू पढ़ेंगे। ठीक है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा धातु और अधातु के बारे में। धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होता है, उनकी रिएक्शन, एम्फोटेरिक धातु, एम्फोटेम उभयधर्मी धातु क्या होते हैं, उभय धातु और थर्मेट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। और हमने लास्ट में ये पढ़ा था कि धातु को कैसे नेस्ट कर सके, कैसे निकला जाता है। ठीक है, उनमें तीन तीन प्रोसेस पढ़े थे हमने सब, और वो सीरीज भी पढ़ी थी हमने। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 1। पहला एमसीक्यू क्या बोल रहा है, अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आंसर बताइए। ठीक है, बताइए, सोच लिया आंसर, अब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप हमने पढ़ा होगा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, उसका नाम है क्या है, ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर भी, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। ठीक है, अब बताइए, और बताइए, अधातु के रिवीजन करते हैं अपन। अधातु क्या, विद्युत के क्या होता है, विद्युत के क्या होते हैं, कुछ अलग होते हैं। ठीक है, कुछ अलग होते हैं, परंतु इसमें अपवाद याद रखना। परंतु ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक है। आप ग्रेफाइट के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें कार्बन एंड उसके यौगिक पढ़ेंगे, उसमें ग्रेफाइट का जिक्र हो रखा है, तो वहाँ पे बताएंगे कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्या होता है। ठीक है, समझ आया। ठीक है, ये होता अपना पहला क्वेश्चन। अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहाँ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तेरा, वह धातु जो चमकीली होती है। ठीक है, सबसे पहले बताइए, सबसे पहले धातुओं में चमकीली, धातु में चमकीली होने का गुण होता है, होने का गुण होता है। ठीक है, ये अपन को पता है, बट अपन को यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, वह धातु जो चमकीली होती है, तो इसका आंसर होगा सी, आयोडीन। याद रखना, आयोडीन अधातु होते हुए भी, आयोडीन अधातु होते हुए भी धातु की तरह चमकती है, धातु की तरह चमकीली होती है, चमकीली होती। समझ में आया। ठीक है, अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। कहाँ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विद्युत का सुचालक अधातु निम्न में से कौन है। अभी पढ़ा था इसका आंसर बताइए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। विद्युत का सुचालक अधातु निम्न में से कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है। अभी पढ़ा था, उत्तर है अपना ग्रेफाइट, याद रखना। ठीक है, ग्रेफाइट। चलो ग्रेफाइट के बारे में कुछ पढ़ ही लेते हैं अपन। ठीक है, ग्रेफाइट अधातु है। ठीक है, और ये कार्बन का अप्रूप है। ग्रेफाइट एक कार्बन का अप्रूप है, ग्रेफाइट कार्बन का एक अप्रूप है, कार्बन का एक अप्रूप है। याद रखना, कार्बन का एक अप्रूप है। ठीक है, इसमें कार्बन एक, इसमें एक कार्बन तीन कार्बनों से जुड़ा रहता है, तीन कार्बन से जुड़ा रहता है तथा 2D में षटकोणीय संरचना बनाता है, षटकोणीय
संरचना बनाता, ठीक है। ऐसे ये ग्रेफाइट है, ये कि यहाँ पे ऐसे षटकोणीय मतलब श्रृंखला होती है, ठीक है। ऐसे षटकोणीय श्रृंखला होती है, ठीक है। एक नीचे इसकी, नीचे और परत होगी इसकी, ठीक है। ये इसके नीचे परत होगी, ठीक है। ये आपस में परत एक दूसरे से जुड़ी जाती है, ठीक है, ठीक है। और ये एक कार्बन क्या बोल रहा है, 3 कार्बन से जुड़ रहता है ये, ऐसे ही ऐसे इधर और षटकोणीय संरचना होगी, ठीक है। इस प्रकार ये एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ रहता है, 3 कार्बन अपने 4 बना दिए, ठीक है। इसको हटाते हैं, एक कार्बन, इसको हटाते हैं, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा रहता है, एक यहाँ पे और होगा कार्बन, ठीक है। इसके आगे ऐसे षटकोणीय संरचना होगी। देखो एक कार्बन कैसे इस कार्बन से जुड़ा हुआ, इस कार्बन से जुड़ा हुआ, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे षटकोणीय संरचना होती है ग्रेफाइट की, ठीक है। अब आयोडीन का सिंबल क्या है, आयोडीन को ऐसे लिखते हैं। हीरा, तो ये हीरा भी कार्बन का फ्रूट है, ठीक है। हीरा भी कार्बन का अप्रूप है, ये चीज़ याद रखना, अप्रूप है, ठीक है। और सल्फर का सिंबल क्या होता है, सल्फर का सिंबल होता है एस, एस से लिखते हैं, एस, ठीक है। समझ आया। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाता है, अपन अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अति शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। सबसे पहला, सोना क्या होता है, सोना एक धातु होता है, ठीक है, धातु होता है, समझ में आया, ठीक है। और इसका इसका सिंबल क्या है, ए यू, किसे लिखते हैं, ए यू, समझ में आया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है अति शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, ठीक है। तब एक कैरेट में आई थिंक या तो 180 ग्राम होते हैं, नहीं 180 ग्राम नहीं होते, ये कुछ अलग होता है। एक कैरेट में कुछ मिलीग्राम होते हैं शायद, ठीक है। अति शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, अति शुद्ध सोना हमेशा याद रखना 24 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का, 24 कैरेट का। और जो आभूषण बनाने में आभूषण सोने से बने होते बने होते हैं, उनकी शुद्धता 22 कैरेट होती है, याद रखना, 22 कैरेट होती है, समझ आया। अति शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, सबसे जो सोना निकलता है ना अति शुद्ध, प्योर करते जाओ प्योर करते जाओ, तो 24 कैरेट का होता है। परंतु जो एकदम प्योर सोना होता है ना, उसको हम उससे आभूषण नहीं बना सकते। तो ध्यान रखना सोने में कुछ ना कुछ मिलावट होती है। जो लोग बोलते हैं कि सोना एकदम शुद्ध होता है, अपने आभूषण जो आभूषण बनाए वो शुद्ध नहीं होता, उसमें थोड़ी दो 2 कैरेट की मिलावट होती है। यदि मिलावट नहीं करेंगे ना तो उससे आभूषण नहीं बन पाएंगे, ठीक है। उसको आभूषण नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इसलिए इसमें मिलावट करते हैं और उसका मान होता है 22 कैरेट, ठीक है। जो आभूषण वाला सोना होता है 22 कैरेट का, इसको याद रखना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्वारेजिया अम्लराज बनाने में निम्न में से किसे प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं एक्वारेजिया के बारे में। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया क्या पढ़ रहे हैं, एक्वारेजिया, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले एक्वारेजिया कहाँ का काम आता है, एक्वारेजिया को सोना तथा प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने के लिए यूज किया जाता है, धातुओं को गलाने के लिए यूज किया जाता है, गलाने के लिए यूज किया जाता है, समझ आया। एक्वारेजिया कहाँ सोना तथा प्लेटिनम जैसी धातुओं को गिराने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखो एक्वारेजिया में फॉर्मूला क्या होता है, एक्वारेजिया में क्या होता है, HNO3 और HCl का मिश्रण होता है, ठीक है। या इसको बोले तो HCl प्लस HNO3 का मिश्रण होता है, ठीक है। ये 3:1 में होगा, 3:1 में होता है, ये 3:1 में होता है, ठीक है। इसे याद रखना। एक्वारेजिया में कौन कौन से मिश्रण होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल, क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल,
समझ में आया? ठीक है। तो एस एक्वा क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का मिश्रण होता है। और इनमें इनमें दोनों में रेशियो क्या होता है? HCl 3 पार्ट होता है, HNO3 1 पार्ट होता है। ठीक है। और सोना और प्लेटिन ऐसी धातु है, यदि सिर्फ HCl के साथ डाले तो भी गलेगा नहीं, और सिर्फ HNO3 के साथ भी डाले तो भी गलेगा नहीं। परंतु जब दोनों के साथ डालेंगे ना तो आराम से सोना और प्लेटिनम जैसी धातु गल जाए। तो अपना आंसर इधर क्या होगा? अपना आंसर इधर आ होगा, HNO3 प्लस HCl, मतलब 1:3। ठीक है, समझ आया? चलो अपना बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त की जाती है? ठीक है। आपने एक पैराग्राफ पढ़ा था, लोहे की जंग मतलब संसारण। अपने पिछली कक्षा में पढ़ा था संसारण। संसारण किसका? लोहे का संसारण। ठीक है। अब बताइए लोहे का संसारण किस कारण होता है? लोहे का संसारण वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता तथा ऑक्सीजन के साथ होता है। आर्द्रता तथा ऑक्सीजन के कारण होती है, के कारण होती है। ठीक है, ये एक चीज पढ़ा था। लोहे पर लगा जंग किस रंग का होता है? लालिमा युक्त भूरा रंग। वापस रिवीजन करते हैं। लोहे पर लगा जंग जंग लालिमा युक्त भूरे रंग का होता था। लालिमा युक्त भूरे रंग का होता है। भूरे रंग का होता है। ठीक है। अब हमने पढ़ लिया कि लोहे पे जंग किस कारण होता है और किस रंग का होता है। ठीक है। तब कोई ना कोई तरीका होगा इसको बचाने के लिए। तो कौन कौन से तरीके लोहे लोहे को जंग से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है? ग्रीस लगा के, हाँ ये पहला सही है। ग्रीस लगाएंगे तो जो लोहा है ना वो वायु के संपर्क में नहीं आएगा, आर्द्रता के संपर्क में नहीं आएगा, तो जंग नहीं लगेगा। ठीक है। पेंट लगा के, अपन पेंट क्यों करते हैं? पेंट लगाने के दो कारण होते हैं, एक तो अच्छा कोई चीज़ अच्छी दिखे, और दूसरा मेन कारण होता है पेंट लगाने से कोई चीज़ पे जंग नहीं लगेगा, उस पर वो चीज़ मतलब नष्ट नहीं होगी। पेंट लगा के। तीसरा जिंक की परत चढ़ा के, जिंक की परत चढ़ा के, इसको क्या बोलते हैं? यशत लेपन। कल ही पढ़ा था, यशत लेपन, गैलोनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैलोनाइजेशन। समझ में आया? अपना आंसर क्या होगा इधर? अपना आंसर क्या होगा? अपना आंसर होगा द, सारे उपरोक्त सभी। ठीक है। ग्रीस भी यूज होता है, पेंट भी होता है, जिंक की परत चढ़ाकर भी यूज होता है। ये मतलब बहुत ही बड़े स्केल पे यूज हो रहा है आजकल। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह है वहाँ पर मशीनरी लगी होती है ना, बड़ी बड़ी, जैसे रेलवे की पटरियाँ वगैरह, तो उस पर जिंक चढ़ा दिया जाता है। जिंक चढ़ाने से वो कोरोजन होने से बच जाता है। ठीक है, समझ में आया? चलो अपन बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहाँ बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज। इसका हिंदी अनुवाद है, ठीक है, धातु का वह गुणधर्म जिससे इसको जिससे इसको पतले तार में पतले तारों में बदला जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो पहला है डक्टिलिटी। ये क्या होगा? डक्टिलिटी, इसको बोलते हैं तन्यता। बी है अगाध वर्धन्यता। क्या है? अगाध वर्धनता। ठीक है। सी है ध्वनिक। डी है सी ए हो गया। डी है चालकता। अब इसका हिंदी हो गया। अब बताइए इसका आंसर। धातु का वह गुणधर्म जिससे इसको पतले तारों में बदला जा सकता है, इसको क्या बोलते हैं? तन्यता, डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। ठीक है। आपने पढ़ा था कि डक्टिलिटी, तन्यता एक ऐसा गुण है जिससे कोई भी धातु को पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये तार कैसे बनते हैं? तार इसी के कारण बनते हैं। एक डाई होती है, डाई के अंदर बड़ा ज्यादा मोटा तार डालते हैं, उसको दूसरी साइड से एक मशीन लगा के खींचते हैं, तो डाई के अंदर जो जितनी पतली डाई होगी उससे उससे वायर निकलेगा और वायर बन जाएगा। ठीक है। अब अगाध वर्तनता क्या होती है कि पतले चादरों में धातु को पतले चादरों में बदला जाता है। क्या? पतले चादरों में, पतले चादर के रूप में बदलने की प्रवृत्ति। किसमें? बदलने की प्रवृत्ति। ठीक है। तीसरा ध्वनिक, जो स्कूल में घंटी वगैरह यूज की जाती है वो किस गुण के कारण की जाती है? ध्वनि, क्योंकि इनकी ध्वनि अच्छी होती है। चालकता तो आपको पता ही है,
जो विद्युत के चालक होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है? डक्टिलिटी, तन्यता। समझ आया? ठीक है, चलो अपने बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन, गैल्वेनाइजेशन इज मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विथ ए थिन लेयर ऑफ। ये पूछ रहा है कि यशद लेपन अपना होता है ना, यशद लेपन, ठीक है। यशद लेपन एक तरह का मेथड है जो आयरन को जंग लगाने से बचाता है, ठीक है। और उसकी थिन लेयर की कोटिंग करती है। वो किसकी कोटिंग होती है? तो हमेशा आपका आंसर होना है जिंक की। यशद लेपन में जिंक की कोटिंग होती है। यशद लेपन में जिंक, अरे यार हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गई। जिंक यानी जिंक की कोटिंग होती है, जिंक की कोटिंग होती है। समझ में आया? ऐसे पेपर में किसकी कोटिंग होती है? जिंक की कोटिंग होती है। इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अभी पढ़ा था, क्या बोलते हैं? बार बार इसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रहा हूँ जिससे आपको दिमाग में घुस जाए। ये क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एक चीज़ और बताओ, एल्यूमिनियम के याद आ गया, ठीक है। एल्यूमिनियम पर एक मोटी परत चढ़ाते हैं जिससे उस पर जंग नहीं लगे। उस प्रक्रिया को क्या बोलता है? इसको पर अभी पढ़ा था। उस प्रक्रिया को क्या बोलता है? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एनोडीकरण। क्या बोलता है? एनोडीकरण, एनोडाइजेशन, एनोडाइजेशन। समझ आया? और एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है? एल। जिंक का क्या है? जेडन। सिल्वर का क्या है? एजी। गैलियम का क्या होता है? जीए। समझ आया? ठीक है, चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अपने। जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, ठीक है। सामान्य धातु ठोस होते हैं। विच वन ऑफ द गिवन मेटल इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोला है? सामान्यतः धातु ठोस अवस्था में होते हैं। ठोस अवस्था में होते हैं। सामान्यतः धातु ठोस अवस्था में होते हैं। तो इनमें से इनमें से कौन सी इनमें से कौन सी ऐसी धातु है, ऐसी धातु है जो कमरे के ताप, कौन सी धातु है ना, सॉरी धातु नहीं, धातु, कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? द्रव अवस्था में रहती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है? Ag। Ag को क्या बोलते हैं? मरकरी। क्या बोलते हैं? मरकरी। के Cr को क्या बोलते हैं? क्रोमियम। क्या बोलते हैं? क्रोमियम। Fe को क्या बोलते हैं? आयरन, जिसको अपन लोहा बोलते हैं। और Na को क्या बोलते हैं? सोडियम। याद आया? अपना आंसर क्या होगा? मरकरी एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान नॉर्मल तापमान पर, मतलब द्रव अवस्था में रहती है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसी कौन सी धातु है, कौन सी धातु है जो हथेली पे रखने पर भी गल जाती है? जो हथेली पर रखने पर से रखने पर ही गल जाती है, ही गल जाती है। बताइए इसका आंसर। कल हमने पढ़ा था धातु, इस चैप्टर में पढ़ा था धातु व धातु में, कि धातु का गलनांक बहुत अधिक होता है, ठीक है। धातु का गलनांक क्या होता है? बहुत अधिक होता है, ठीक है। परंतु ऐसी दो धातु है जो कमरे, मतलब सिर्फ उनको हथेली पे रखेंगे ना तो भी पिघल जाती है। वो कौन सी है? गैलियम तथा सीजियम। कौन सी है? गैलियम तथा सीजियम। समझ आया? गैलियम तथा सीजियम, सीएस बोलते हैं, ठीक है। समझ आया? अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Although metals form basic oxide, which of the given metal form an amphoteric oxide, ठीक है। ये क्या बोला? सामान्यतः जो धातु है ना वो सारे सारे ऑक्साइड बनाता है। ये क्वेश्चन क्या बोला है? सामान्यतः धातु सारे ऑक्साइड बनाते हैं, सारे ऑक्साइड बनाते हैं।
परंतु निम्नलिखित में से कौन सी धातु है, निम्नलिखित में से लिखित में से कौन सी धातु है जो धातु है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती। अब बताइए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? उभयधर्मी अम्ल तथा उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ रिएक्शन करके क्षार दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं? दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। अपने कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़े थे? एल्यूमिनियम और ZnO, ठीक है, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है। तब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड है जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, जो अम्ल के साथ भी रिएक्शन करते हैं और क्षार के साथ भी रिएक्शन करते हैं, ठीक है। Na का मतलब क्या होता है? सोडियम, ठीक है। C का मतलब कैल्शियम, Cu का मतलब कॉपर, कॉपर क्या बोलते हैं? तांबा, समझ आया? कॉपर को क्या बोलते हैं? तांबा, समझ आया? ठीक है, चलो अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार एंड वायलिन? ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी वो मेटल का गुणधर्म है जिसके कारण हम स्कूल की घंटियाँ या सितार की जो तार होती है ना, गिटार या सितार की तार होती है ना, इसको बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो कौन सी यूज करते हैं? ये ध्वनि की अगाध वर्धनीयता, ठीक है, तन्यता और चालकता। अब बताइए, ठीक है। तो ध्वनिक, यहाँ के इसका आंसर क्या होगा? ध्वनि के कारण ही वह जो अपनी धातु की प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी को मारेंगे ना, किसी से ठोकेंगे ना, तो ध्वनि उत्पन्न करेंगी, ठीक है। तो जो अपने स्कूल की घंटी होती है, बैल घंटियाँ होती है मंदिर की, तो धातु से ही बनी होती है, उसको बजाते हैं तो बजती है ना। तो उस गुण को क्या, उस गुण धर्मों को क्या बोलता है? सोनोरोसिटी, सोनोरसनेस या ध्वनिकी, क्या बोलते हैं? ध्वनिकी, क्या बोलते हैं? ध्वनि की, समझ में आया? क्या बोलते हैं? ध्वनिकी, क्या बोलते हैं? ध्वनिकी, समझ आया? ठीक है, चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्रोसेस इन विच ए कार्बोनेट आर इज हीटिंग स्ट्रांगली इन द absence ऑफ एयर टू कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड, ठीक है। उस प्रक्रिया का नाम बताइए, उस प्रक्रिया का नाम बताइए, बताइए जिसमें हम वायु की अनुपस्थिति में कार्बोनेट को उच्च तापमान पर गर्म करते हैं, उच्च तापमान पर गर्म करते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें हम कार्बोनेट एस को वायु की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म करते हैं, ठीक है। तो इसका रोस्टिंग का मतलब वर्जन, डिक्शन मतलब अपचयन, कैल्सिनेशन मतलब निस्तापन, स्मेल्टिंग मतलब गलना, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। अपने पढ़ा था वर्जन है निस्तापन, पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वर्जन तथा निस्तापन। वर्जन में क्या सल्फाइड और लेते हैं, जैसे ZnS, ठीक है। वायु की उपस्थिति होती है, ठीक है। किसमें कन्वर्ट होते हैं? किसमें कन्वर्ट होते हैं? ऑक्साइड में। किसमें कन्वर्ट हुआ था? ZnO, ठीक है। निस्तापन में क्या होता है? कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बन रहते हैं, तो हमने क्या लिया था? ZnCO3 लिया था, क्या लिया था? ZnCO3। वायु अनुपस्थित रहती है, किसमें कन्वर्ट होता है? ZnO। कौन सी गैस निकलती है इधर? सल्फर डाइऑक्साइड, इधर कार्बन डाइऑक्साइड, समझ आया? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है इधर यही क्वेश्चन पूछ रहा है। कार्बोनेट, ये अपना कार्बोनेट था, जिंक कार्बोनेट, और इस अधिक तापमान पर अब्सेंस ऑफ एयर मतलब वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया, तो इसको क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन, निस्तापन, क्या बोलते हैं?
निस्थापन। ठीक है, समझ आया। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन बाय कोटिंग विथ थिन लेयर ऑफ, अभी पढ़ा था यशत लेपन। यशत लेपन में किसकी कोटिंग की जाती है? जिंक की। किसकी की जाती है? जिंक की। ठीक है, समझ आया। अपना बढ़ते अपने आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर। किस क्वेश्चन की ओर? लास्ट क्वेश्चन की ओर। ए नॉन मेटल यूज टू प्रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, एक ऐसा धातु, ऐसा अधातु जिसका उपयोग भोजन को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। भोजन को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। समझ आया। ऐसा धातु बताना जो भोजन को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपने क्या पढ़ा था? विकृत गंधिकता पढ़ा था? नहीं पढ़ा पिछले चैप्टर में? ठीक है, विकृत गंधिकता क्या होता है? जो कुरकुरे चिप्स वगैरह उसमें से बदबू आने लग जाती है। बदबू किसके कारण होती है? बदबू किसके कारण होती है? ब्यूटायरिक अम्ल के बारे में। ब्यूटायरिक अम्ल के कारण होती है। ठीक है, अम्ल के कारण। ठीक है, अब इसको बचाने के लिए क्या करते हैं? इसको बचाने के लिए हम नाइट्रोजन गैस भरते थे। इसका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन एक धातु है जिसका उपयोग फूड को प्रिजर्व करने या उसको संरक्षित करने के लिए किया जाता है। जैसे अचार वगैरह में यूज किया जाता है। अचार में तो सिर का यूज होता है। किसका? वाइनगर। ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ठीक है, ओके।